27 सितंबर 2022 नई दिल्ली का शाहीन बाग इलाका। सड़कों पर सन्नाटा था और गलियों में अंधेरा। शाहीन बाग के निवासियों को इस बात का गुमान था कि उनके इलाके में उनकी मर्जी के बिना परिंदा भी पर नहीं मार सकता। रात के 3 बजे अचानक एक घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। अंदर सो रहा घर का मालिक ने जैसे ही दरवाजा खोला, उसके होश उड़ गए। सामने खाकी वर्दी पहने 4 हट्टे-कट्टे नौजवान खड़े थे। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता या शोर मचा पाता, दिल्ली पुलिस के उन पहलवानों ने उसे दबोच लिया। पलक झपकते ही उसे घर के बाहर खड़ी एक गाड़ी में डाल दिया गया। उसकी पत्नी चीखने लगी। शोर सुनकर पड़ोसी जागे। लोग इकट्ठा होने लगे। 10 से 15 लोग उस गाड़ी के पीछे दौड़ने ही वाले थे कि उन्हें एहसास हुआ कि वह गिर चुके हैं। दिल्ली पुलिस के स्वॉट कमांडोज ने पूरे मोहल्ले की घेराबंदी कर रखी थी। ऑन ऑर्डर साफ था, ना कोई अंदर आएगा ना कोई बाहर जाएगा। उस रात शाहीन बाग का वो भ्रम टूट गया कि उनके इलाके में पुलिस घुस नहीं सकती। यह सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं थी। उसी वक्त उसी समय देश के अलग अलग हिस्सों में 12 और लोगों को उठाया जा रहा था। यह सभी लोग देखने में तो आम नागरिक थे, लेकिन इनका असल काम एक ही था, पीएफआई के लिए काम करना। यह सब कुछ एक बहुत बड़े प्लान का हिस्सा था जिसका नाम था ऑन ऑपरेशन ऑन एक्टोपस। 6 जुलाई 2022 बिहार विधानसभा के 100 साल पूरे होने का जश्न मनाया जाने वाला था। 12 जुलाई को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समारोह में शामिल होने के लिए पटना आने वाले थे। पूरे बिहार में सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे, सजावट हो रही थी, लेकिन प्रशासन इस बात से पूरी तरह अनजान था कि पटना के ही फुलवारी शरीफ इलाके में एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। फुलवारी शरीफ में अहमद पैलेस नाम की एक इमारत की पहली मंजिल पर कुछ लोग जमा थे। वो हथियारों की सफाई कर रहे थे, ग्रेनेड्स की गिनती कर रहे थे। ये लोग कोई मामूली अपराधी नहीं बल्कि पीएफआई के ट्रेंड मेंबर्स थे। उनका मकसद खौफनाक था। 12 जुलाई को जब प्रधानमंत्री मोदी पटना आए तो उन पर दिन दहाड़े हमला करना। उनकी तैयारी पूरी थी। वह जानते थे कि प्रधानमंत्री का काफिला कहां से गुजरेगा और सुरक्षा में कहां चूक हो सकती है। तभी एक घटना ने बाजी पलट दी। फुलवारी शरीफ थाने के एसओ इकरार अहमद के पास एक व्हाट्सएप मैसेज आया। मैसेज बेहद भड़काऊ था। उसमें लिखा था, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मुसलमान आखिर कब बनोगे तुम? प्रॉफिट की महानता का गुणगान कब करोगे? कल जुम्मे की नमाज है। नया टोला की जामा मस्जिद पहुंचो और अपने रसूल को साबित करो। इस मैसेज ने पुलिस के कान खड़े कर दिए। पहले तो एक 0 एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन जैसे ही पीएम मोदी के दौरे की तारीख नजदीक आई, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गईं। बिहार पुलिस ने उस व्हाट्सएप मैसेज की तह तक जाने का फैसला किया। जांच की आंच फुलवारी शरीफ के अहमद पैलेस तक जा पहुंची। 11 जुलाई को पुलिस ने वहां छापा मारा। वहां का नजारा देखकर पुलिस वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां सिममी का पूर्व सदस्य अतहर परवेज और झारखंड पुलिस का एक रिटायर्ड दरोगा मोहम्मद जलालुद्दीन मौजूद थे। वह वहां युवाओं को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे रहे थे। लेकिन सबसे खतरनाक चीज जो वहां मिली वो था एक 7 पन्नों का डॉक्यूमेंट। उस डॉक्यूमेंट का टाइटल था इंडिया 2047 टुवर्ड्स रूल ऑफ इस्लाम इन इंडिया। उस डॉक्यूमेंट में साफ साफ लिखा था कि कैसे 2047 तक, जब भारत अपनी आजादी के 100 साल मना रहा होगा, तब तक भारत को एक इस्लामिक राष्ट्र बना दिया जाएगा। पूछताछ में उन्होंने कबूला कि उनका प्लान पीएम मोदी के दौरे के दौरान हमला करने का था। यह खबर जैसे ही दिल्ली पहुंची, हड़कंप मच गया। यह खबर जब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल तक पहुंची तो वह समझ गए कि पानी सिर से ऊपर जा चुका है। 15 जुलाई 2022 को इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी ने एक और शख्स को गिरफ्तार किया, मरगूब अहमद दानिश। उसके फोन में गजवा एह हिंद नाम का एक व्हाट्सएप ग्रुप मिला जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश के आतंकी संगठनों के लिंक्स थे। सबूत सामने थे। पीएफआई अब सिर्फ एक संगठन नहीं बल्कि एक दीमक बन चुका था जो सिस्टम को अंदर से खोखला कर रहा था। उसी दिन प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और अजीत डोभाल ने एक गुप्त बैठक की। अजीत डोभाल ने प्रधानमंत्री के सामने रखे सबूतों को देखा और कहा, यह लोग प्रधानमंत्री की हत्या का प्लान बनाकर भी खुले घूम रहे हैं। मेरा मानना है कि ऐसा सोचना भी पाप है। मैं आपको वचन देता हूं कि आज से 90 दिन के अंदर अंदर इस देश की धरती से पीएफआई का अस्तित्व मिटा दिया जाएगा। यहीं से उल्टी गिनती शुरू हुई। डोभाल जानते थे कि पीएफआई कोई मामूली दुश्मन नहीं है। वह सिममी की तरह बेवकूफ नहीं थे। पीएफआई ने खुद को एक सामाजिक संगठन का चोला पहना रखा था। वह स्कूल चलाते थे, गरीबों की मदद का दिखावा करते थे और ह्यूमन राइट्स की बातें करते थे। अगर उन पर बिना ठोस सबूत के हाथ डाला जाता तो देश भर में दंगे भड़क सकते थे। उन्हें विक्टिम कार्ड खेलने का मौका मिल जाता। इसलिए डोभाल ने एक बहुत ही शांत,
लेकिन घातक रणनीति बनाई। पीएफआई असल में बैंड ऑर्गेनाइजेशन सिममी का ही नया अवतार था। 2001 में जब सरकार ने सिमी पर बैन लगाया तो उसके नेताओं ने समझा कि खुलेआम आतंकवाद की बात करने से काम नहीं चलेगा। इसलिए 2006 में उन्होंने केरल के एनडीएफ, कर्नाटक के केएफडी और तमिलनाडु के एमएनपी को मिलाकर पीएफआई का गठन किया। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि वह दलितों और पिछड़ों की आवाज है, लेकिन हकीकत कुछ और थी। 2010 में केरल के प्रोफेसर टी.जे. जोसेफ का हाथ सिर्फ इसलिए काट दिया गया क्योंकि उन्होंने एक क्वेश्चन पेपर में कुछ ऐसा लिखा था जो पीएफआई को पसंद नहीं आया। 2016 तक पीएफआई पर दंगों के 125 से ज्यादा केस दर्ज हो चुके थे। 2017 में पता चला कि केरल से गायब होकर आईएसआईएस ज्वाइन करने वाले युवा पीएफआई से ही जुड़े थे। पीएफआई ने एक ऐसा इलीगल नेटवर्क बना लिया था जो गल्फ कंट्रीज से हवाला के जरिए पैसा मंगवाता था और उस पैसे का इस्तेमाल भारत में दंगे भड़काने और वकीलों की फौज खड़ी करने में करता था। वो सिस्टम के अंदर घुस चुके थे। केरल और कर्नाटक पुलिस में भी उनके आदमी मौजूद थे। इसीलिए डोभाल जानते थे कि इस बार वार सीधा और सटीक होना चाहिए। अजीत डोभाल ने सबसे पहले पीएफआई को उनके ही समुदाय से अलग करने की चाल चली। 30 जुलाई 2022 को दिल्ली में एक इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ। डोभाल खुद वहां पहुंचे। इस सम्मेलन में सूफी संतों और बड़े मुस्लिम विद्वानों ने हिस्सा लिया। वहां एक प्रस्ताव पास किया गया कि पीएफआई जैसे कट्टरपंथी संगठन इस्लाम और देश दोनों के लिए खतरा है। डोभाल का संदेश साफ था, पीएफआई पूरे मुस्लिम समाज का रिप्रेजेंट नहीं करता। वह पीएफआई को सामाजिक रूप से अलग थलग करना चाहते थे ताकि जब एक्शन हो तो आम मुसलमान सड़कों पर ना उतरे। पार्ट 2 देखने के लिए सब्सक्राइब कर।